बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पाकिस्तान आईएमएफ के साथ डील कर रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस वक्त जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से डिस्कशन हो रही है। क्या वाकई खत लिखा गया है यूरोपीय यूनियन को और पाकिस्तान का ये स्टेटस खत्म हो गया तो क्या तबाही हो सकती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिका की जानिब से। अब इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी जीएसपी प्लस स्टेटस पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं उस पर अब पहली एक हेयरिंग होने वाली है और इस समाअत में डोनाल्ड लू को बुलाया गया है बतौर गवाह। अब ये आप जानते हैं कि डोनाल्ड लू किस तरह मशहूर हैं, क्या वो सेक्रेटरी स्टेट के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी जो अमेरिका की कांग्रेस की ईवान नुमाइंदगान की कमेटी है, इसमें असल में बताया ये जा रहा है कि जो 20 मार्च को हियरिंग होने वाली है उसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में क्या हुआ, उसके बाद की सूरत हाल, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल क्या है और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, ये तमाम चीज़ें। असल में हुआ ये है कि इसकी जो सदारत करने जा रहे हैं वो जो विल्सन है। यानी आप सोचिए, ये ट्रम्प की पार्टी के हैं और हालिया जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने एक अच्छी खासी लॉबिंग की थी, ट्रम्प तक ये मामला पहुंचाया था कि आप इसकी हेयरिंग करें। अब उसके नतीजे में ये पहली हेयरिंग शुरू हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है। अब सारी की सारी चीज़ आपको पता है, ये असल में जो लेटर लिखा गया था वो 30 से जायद कांग्रेसमैन का, उस लेटर के बाद ये सारी सूरत हाल आ रही है। यानी कांग्रेसमैन का लेटर लिखा गया था कि एक तो उन्होंने कहा, रिकमेंड किया था एंटनी ब्लिंकन को, जो बाइडेन को, कि आपने इंतखाबात की जब तक ऑडिट नहीं हो जाता, तहकीकात नहीं हो जाती, आपने तस्लीम नहीं करना। अमेरिका ने उस सारी सूरत हाल को इग्नोर किया और तस्लीम कर लिया, फिर उसके बाद चाइना समेत हर जगह से। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि वो जो कमेटी है वो असल में रिपब्लिकन के पास है, जो ट्रम्प की पार्टी के हैं। अब जो सदारत वो कर रहे हैं, उन्होंने तलब किया है डोनाल्ड लू को और 20 मार्च से इसकी असल में समाअत होने जा रही है। अब समाअत में क्या होगा और इसका पाकिस्तान के मामलात पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, समाअत में वो सबसे पहले बुलाएंगे, जो इल्ज़ामात होते हैं उनसे पूछा जाएगा, फिर बताया जाएगा कि आप पाकिस्तान के हवाले से बताएं, ये वहाँ पर सूरत हाल हो रही है, वहाँ पर ये डिमांड हो रही है, आपका इसमें रोल क्या है और पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसके बाद का आउटकम क्या है। सारी सूरत हाल पूरी एक जो रिपोर्ट होती है, यानी वो एक पेश करेंगे और वो डोनाल्ड लू वहाँ पर जाकर जवाब देंगे। असल में डोनाल्ड लू ने काफ़ी अरसे से वो मीडिया से आउट है, यानी समझ 2-2.5 साल से वो मीडिया से आउट है। आखिरी दफ़ा तकरीबन उन्होंने 2-2.5 साल पहले की कोई प्रेजेंस उसकी होगी, इससे ज़्यादा यानी समझ ले नहीं है। उसके बाद वो मीडिया से इंटरेक्शन उनकी नहीं है। जो पाकिस्तान के हवाले से एहतजाज, ये चीज़ें इलेक्शन के बाद ये गूंज असल में अमेरिका तक पहुंची है। अभी ये जो हेयरिंग है, ये जो एंटनी ब्लिंकन को और बाइडेन को लेटर लिखा गया था, ये उसके बाद सारी सूरत हाल है। अब सोचे ज़रा कि वो 30 अरकान जो है उन्होंने दस्तखत किए, वो सारे का सारा मामला हुआ कि जी आप तहकीकात करें। अब जो मौजू है वो क्या है इसमें आने वाला है और इसका पाकिस्तान के जो सूरत हाल है इस पर क्या असरात होंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप जहन में रखिएगा, ये जब पैनल होता है इसमें कमेटी में वो आते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं और वो बताते हैं कि जी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम होता है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है या मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है आपका रोल क्या है। ये सारी सूरत हाल अब तक की जो ये आपसे समझे कि 2-2.5 साल से लेकर अब तक जो मामलात हैं वो सारे के सारे नज़र आएंगे। उसमें डिस्कस होगा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस के दौरान क्या सूरत हाल है, फॉर्म 45 डिस्कस होगा, 47 होगा, अब तक की सूरत हाल डिस्कस होगी। फिर ये सारे के सारे मामला तो वहाँ पर उनसे सवालात पूछे जाएंगे, यानी उनसे असल में फिर पाकिस्तान पर जो चाइना का कर्जा है, इसके अलावा सियासी इस्तेहकाम है, फिर IMF के हवाले से है, पाकिस्तान का गालिबन GSP प्लस स्टेटस भी हो सकता है डिस्कस हो वहाँ पर। ये सारे के सारे जो कमेटी के अरकान होते हैं वो सवालात देते हैं, पूछते हैं, उनसे पूछा जाता है। सारी की सारी सूरत हाल में उनको एक एक चीज़ में अब जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या मामला हुआ है, आउटकम क्या है, क्यों गवर्नमेंट तस्लीम की गई है, इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पर असरात क्या है, कर्ज कौन अदा करेगा। यानी करते करते सारी सूरत हाल का जो पैमाना होगा वो सामने आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड लू से पूछा जाएगा, जो भी सूरत हाल होगी उसका जो आउटकम होगा वो आने वाले जो असल में इलेक्शंस हैं जिसमें ट्रम्प आ रहा है, ये असल में उसके बाद असरअंदाज होगा। और देखिए, असल कहानी ये है कि ट्रम्प ने नवंबर के अंदर उसका आना तकरीबन 90% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यानी कोई चीज़ उनको हरा नहीं सकती।
आपको पता है उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो 9-0 के हिसाब से दिया था। वो बहुत यानी तगड़ा फैसला था कि अब आप इसको तोशाखाना में नायल नहीं कर सकते। उनकी बीवी पर जो इल्जामात लगाए गए, ये सारा कुछ, वो तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो असल में अब इस सारी सूरत हाल में ट्रंप को बाहर नहीं रख सकी और रिपब्लिकन ने फिर ट्रंप को नॉमिनेट भी कर दिया है। अब अगला मरहला शुरू होने वाला है जो सबसे ज्यादा हैरान को और सबसे ज्यादा अहम होगा। देखिए, नवंबर के बाद ट्रंप ने सारी पॉलिसी बदल देनी है पाकिस्तान की। टोटली उनकी टेबल पर पड़ी हुई है फाइलें। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बदलनी है, उन्होंने यूक्रेन के हवाले से बदलनी है, इजराइल के हवाले से बदलनी है, मिडिल ईस्ट के हवाले से। आज आप देख लेना कि होशियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल यानी बना लिया है और वो हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने अमेरिका पर भी दागना है, उन्होंने इजराइल पर भी दागना है, उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं करना। तो अमेरिका की तो ताकत खत्म है। सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि वो पूछ रहे हैं कि सीआईए झक मार रही थी, उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी। आपको पता है कि पेंटागन ने इल्जाम लगाया सीआईए पर कि इनका काम था कि हमें इंटेलिजेंस मालूमात देते, हम जाकर वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं, अंधेरों में हम तीर चला रहे। तो ट्रंप ने आकर ये कहना है कि भाई वो पहले ही कह रहा है कि इस बंदे ने, बाइडन ने सत्यानाश कर दिया है, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करता है, हमें छोटे छोटे ममालिक आज गालियां दे रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। उसका स्लोगन ही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये सूरत हाल जो होने जा रही है उसका बराह रास्त असर होगा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर और बड़ा गहरा असर होने वाला है। यानी आप ये सोच लें कि वहां पर अब ये शुरुआत इसकी हो गई है और ट्रंप के आने तक मामला क्या होगा। जाहिर सी बात है बाद में रिपोर्ट ट्रंप तक भी जाएगी कि भाई ये सूरत हाल थी, क्योंकि जो लॉबी की गई है वहां तक उनको बताएगा कि आप इसकी समाप्त करें। अब इसका पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर असर क्या होता है और ये क्या सूरत हाल है। देखिए, जीएसपी प्लस स्टेटस जो है ये खास तरह का स्टेटस होता है कि आप यूरोप की मंडियों में अपना माल भेजते हैं। यानी असल में होता क्या है कि पाकिस्तान में चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट ज्यादा है, तमाम चीजें हैं, हम जब माल अपना यूरोप में भेजते हैं तो वहां पर यानी कोई भी कपड़ा बेचते हैं, हमारे चावल जाएं या कोई भी सूरत हाल जाए, तो वहां पर टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है। अब होता क्या है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, यानी बिल्कुल ही मरी मुक्की जिसे हम कह सकते हैं कि मरी हुई जो ममालिक में शुमार होता है, जिनका स्टेटस नहीं होता, उनको यूरोप असल में एक स्टेटस दे देता है जीएसपी प्लस। उसमें एंट्री करवाता है कि आप जो माल भेजेंगे, हम चाहते हैं आपका मुल्क भी चलता रहे, रोजगार भी आपके लोगों का चलता रहे, आपके मुल्क की फैक्ट्रियां भी चलती रहे, तो हम जो टैक्स है वो या तो जीरो कर देंगे बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर, 2/3 पर तो वो जीरो कर देते हैं और बाकी कुछ पर लगाते हैं ताकि आप मुकाबला कर सके। अब जरा आप अंदाजा करें कि इंडिया ने जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में बिजली सस्ती है, इंडिया की एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो इंडिया को स्टेटस नहीं दिया क्योंकि वो एक बड़ी मैशियत है, तो लिहाजा पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान की तकरीबन आप समझ ले 10 अरब डॉलर के करीब आप ये समझ ले कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, यानी जो यूरोप जाती, और वो भी तब जब टैक्स आयद नहीं होता। अब बांग्लादेश को जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं मिला हुआ, वो 55 अरब डॉलर टोटल उनकी एक्सपोर्ट है और उसमें एक बड़ी तादाद उनकी यूरोप जाती है। भारत ने तकरीबन 90 अरब यूरोस उसकी एक्सपोर्ट है। और याद रखिएगा कि भारत को जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं मिला हुआ। अगर भारत को मिला होता तो पाकिस्तान ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी जीरो हो जाती। यानी असल में अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है, हम यूरोप में माल भेजते हैं, खाने पीने की चीजें हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, हम बड़ी बड़े ब्रांड्स के उनके कपड़े यहाँ बनाते हैं, अगर ये स्टेटस ना मिला हो जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को मिलता है, जो कि जिनकी हालत बहुत बुरी है, बदले में वो क्या कहते हैं, बदले में वो डिमांड ये करते हैं कि आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन माननी होती है। यानी आप गवर्नेंस अच्छी रखेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन का लेवल नीचे गिरा होगा, आपके मुल्क में इंतखाबात होंगे, साफ शफाफ होंगे, वहां पर क्रैकडाउन नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं छुपाया जाएगा, इजहार आज़ादी राय ये सारा कुछ होगा। ये तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल एक चीज़ होती है जो आप पूरी करते हैं, आप वहाँ पर साइन करते हैं, देन आपको वो ये स्टेटस देते हैं। और ये स्टेटस देने के बाद वो आपको कहते हैं कि आपका ये स्टेटस हम बहाल करते हैं और अब आपको फ़ायदा होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो वो डिपेंड करता है उन पर, वो इस स्टेटस को यानी बहाल नहीं रखते और फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। लेट्स से मिसाल के तौर पर देखिए, अगर पाकिस्तान में महंगी बिजली है, लेबर से लेकर तमाम चीज़ें हैं, हम एक चीज़ बनाते हैं, हमें पड़ती है 100 रुपए की। अब भारत को वही चीज़ पड़ती है तकरीबन 75 रुपए की।
अब जाहिर सी बात है, भारत अगर उनको देगा तो उनके लिए तो फायदा होगा, वो पाकिस्तान को ऑर्डर थोड़ी मिलेंगे। लेकिन वहां पर टैरिफ आयद होता है, तो जब वो टैरिफ आयद होता है तो समझिए भारत वहां माल पहुंचाता है तो उनको 125 रुपए का पड़ गया। तो हम 100 रुपए का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें छूट दे दी है, वरना अगर हमें भी इस सारी सूरत हाल में हो तो हमारा तो 150 रुपए का पड़ जाए। तो भारत को जाहिर सी बात है, जहां से सस्ता और क्वालिटी वाला माल होगा यूरोप वहां से उठाएगा, तो वहां से जब वो उठाएगा तो फिर उनको फायदा होगा ना, आगे पाकिस्तान को फायदा होगा। तो ये असल में सूरत हाल होती है कि आपको, यानी आप ये समझ लें कि अगर हम सादा अल्फाज में समझे कि चंद ममालिक होते हैं, जैसे उनको ज़कात मिल जाती है, आप मुल्कों में देते हैं कि ठीक है जी गरीब लोग हैं फलाना, या किसी को कहते हैं कि अच्छा यार ये माड़ा बंदा है, इसके लिए चलो इसको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। ये आप समझ लो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया हुआ है कि यार चलो पाकिस्तान एक माड़ा मुल्क है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान 76 साल हो गए, वो माड़ा ही है और अगले 100 साल भी हम माड़ा ही रहेंगे। यानी इस सारी सूरत हाल में होना ये चाहिए कि आपकी मईशत इतनी आला, आप चाइना को तो नहीं ना वो देने से स्टेटस, तो फिर चाइना कैसे पूरा करे, क्योंकि वहां पर करप्शन कम है, वहां पर इन्वेस्टर ज्यादा है, वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, वहां पर हालात बेहतर है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है माल, सारा कुछ है। बजाय कि ये स्टेटस लेने के होना ये चाहिए कि आप अपनी एक्सपोर्ट, अपने मुल्क की करेंसी इतनी मजबूत कर दें। भारत की आप देख लें कि 80 रुपए का वहां पर डॉलर है, और पाकिस्तान में आप देख लें अगर ओपन मार्केट में 290 300 या कितना भी हो, फिर आपने टीटी लगवा कर जब भेजना होता है तो उसका रेट तो वैसे ही अलग होता है। तो आप ये सोच लें कि कितना फर्क आता है। अब असल में ये जो कमेटी है जो वहां पर हियरिंग कर रही है अमेरिका के अंदर, असल में उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी उसके असरात तो होंगे बहुत ज्यादा। अब वो फाइंडिंग्स क्या होती हैं ये डिपेंड करता है कि जब वो डोनाल्ड लू को बुलाते हैं, हियरिंग होती है, उनसे पूछते हैं पाकिस्तान के हालात, फिर वो बहुत सारे सवालात होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आपने काम क्यों किया, या आपने निगाह क्या रखते हैं, या पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर कैसे हो सकते हैं अमेरिका के साथ, असरात क्या है इलेक्शंस के, उसमें ये चीज़ आ रही है, आपने एक्शन क्या लिया है, जब वो फॉर्म 45-7 आ रहा है तो आपका क्या रिएक्शन है, क्या, ये सारी की सारी सूरत हाल जो होती है। इसके बाद जाकर फिर जीएसपी प्लस स्टेटस होता है, वो यूरोप उसको देखता है। अभी एक कहानी जो पिछले 24-48 घंटों में आई कि जी पाकिस्तान से खत लिखा गया है किसी एक पार्टी की जानिब से, और कहा गया जी यूरोपीय यूनियन को कि आप ये बंद कर दें। देखिए पहले तो एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, अगर ये चीज़ें बंद होती हैं तो पाकिस्तान कब्र में चला जाएगा। ये आप बिल्कुल सादा अल्फाज में समझ लें। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या, हम कब्र में कैसे चले जाएंगे, ये स्टेटस बंद नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए आप भूल जाएं फिलहाल सियासी मामलात को, चीज़ों को कि क्या है। अब ये देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर यानी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हमारा इस वक्त सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। यानी हम 9-10 अरब डॉलर की अगर चीज़ वहाँ नहीं जाएगी तो हमारी तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, बेचारा मजदूर बेरोज़गार है, ऑलरेडी मुल्क की सूरत हाल इतनी तबाहकुन है कि हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए हमने IMF से 8 अरब डॉलर का तो खाली पैकेज लेना, सोचो 9-10 अरब डॉलर का तो ये मामला है। होना ये चाहिए कि देखिए पाकिस्तान अगर ईरान से तेल ले ले, जैसे आ रहा है तेल, उसका फायदा आम आवाम को मिल जाए किसी तरह, तो आपको ना तो IMF की जरूरत है ना आपको किसी और चीज की जरूरत है। वैसे भी तो देखिए स्मगल होकर तेल आता है पाकिस्तान से, तो अवाम को अगर उसका फायदा मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप IMF की मर्जी के बगैर ना तो तेल का रेट गिरा सकते हैं, ना आप गैस की प्राइसेस कम कर सकते हैं, ना आप कोई और काम कर सकते हैं। तो अगर लेट से हमें दुनिया के अंदर कोई आकर फ्री तेल दे दे, यानी हमें कोई हम पर बड़ा ही मेहरबान हो जाए, कोई सऊदी अरब हो जाए, कोई ईरान हो जाए, कोई मतलब कैसे भीख में ही कोई दे दे, आपको फ्री दे दे, यार ये लो जाओ फ्री ऐश करो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्री तेल, जो कोई असल में देगा नहीं, वैसे ही आप अज्यूम कर ले, तो आप सोचे वो भी आप नहीं दे सकते। अगर आप फ्री दे दे, आप आवाम को 100 रुपए का नहीं दे सकते, ना 50 का दे सकते, उसकी क्या वजह। IMF आपको नहीं देने देगा, वो कहेगा कि भाई नहीं आपने वो, तो बल्कि अब आपको कह रहा है कि आप टैक्स बढ़ाएं, प्रॉपर्टी पर टैक्स हो, रियल स्टेट पर हो, बहुत सारी चीज़ों पर हो, डिपेंड करता है अब हमारे जो उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं हम कहाँ तक जाते हैं। तो ये जो असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, इसके इंटरनेशनल सतह पर असरात रहते हैं और बड़े ही ज़्यादा असरात रहते हैं। क्या मामला होगा ये हियरिंग के बाद असल में पता चलेगा, और कभी कभार ऐसा होता है कि हियरिंग लाइव भी दिखाई जाती है, तो इस सारी सूरत हाल में डिपेंड करता है। लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक है कि उसके जो भी ट्रांसक्रिप्ट होगा, जो भी सूरत हाल होगी वो सामने आ जाएगी। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने जो पुश किया हुआ है असल में वो ट्रम्प की पार्टी तक
के भी ये काम कर रहे हैं। सोचिए ये रिपोर्ट आती है, ट्रम्प जब आता है तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल अलग होगी। सो आने वाले वक्त में चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं और उसका पाकिस्तान पर असरात इकोनॉमी पर अच्छे खासे बढ़ते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।